हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मैथ्यू आर्नल्ड की लिखी एक पोएम द स्कॉलर जिप्सी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए पहले बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड की। मैथ्यू आर्नल्ड एक इंग्लिश पोइट हैं, कल्चरल क्रिटिक हैं, एसेइस्ट हैं और एक उम्दा इंसान भी थे। He was born in 24th December 1822 and died on 15th April 1888. इन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की पोस्ट पे 35 ईयर्स 35 साल काम किया है और हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन को ही डेडिकेट कर दी। ही वॉज द सन ऑफ थॉमस आर्नल्ड, जो एक सेलिब्रेटेड हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के। इनके दोनों ब्रदर भी इसी फील्ड में थे, बड़े वाला टॉम आर्नल्ड और जो कि एक लिटरेरी प्रोफेसर था, और विलियम डेलाफील्ड आर्नल्ड जो एक नॉवलिस्ट था और इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी था, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम कह सकते हैं। तो मैथ्यू आर्नल्ड एक ऐसे राइटर हैं जिसको हम सेज राइटर की उपाधि देते हैं। सेज राइटर्स वो होते हैं जो सोसाइटी को इंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी राइटिंग के ज़रिए, अच्छे कामों की तरफ प्रेरित करते हैं और कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज़ के बारे में लिखते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स द डॉवर बीट, थायरसिस, कल्चर एंड एनार्की, इनका एक ऐसे था। लिटरेचर एंड डॉगमा भी में भी ये लिटरेचर की बात करते हैं, लेकिन ये एक प्रोज पीसेस है। ये इनका बेस्ट वर्क है लिटरेचर एंड डॉगमा। लेकिन स्कॉलर जिप्सी एक बहुत ही उम्दा पोएम है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। पहली बार ये 1853 में उनकी कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम्स जो थी उसमें पब्लिश हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टोरी है। 17th सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड में एक स्कॉलर था जिसका रेफरेंस हम ग्लैनविल, जो कि एक राइटर और फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बुक लिखी द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। उसमें उन्होंने ऑक्सफोर्ड के एक स्कॉलर का रेफरेंस दिया था और ऐसा कहा जाता है कि स्कॉलर जिप्सी में उसी स्कॉलर की बात की गई है। तो वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग जो ग्लैनविल ने लिखी थी, ये सारी ऐसी बुक थी जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट पे चलने की बात की गई थी। तो ग्लैनविल बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के इंसान थे, स्कॉलर थे। उन्होंने कहा था कि हमेशा हमें पीठ की तरफ मुंह करके नहीं चलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रोग्रेस है उसके लिए ज़रूरी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाएं। और ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी जब पूरा इंग्लैंड जो था वो सुपरस्टिशंस में और बहुत ओवर रिलीजियस वाली टोन में रहता था सारा कुछ। तो चलिए वापस आते हैं मैथ्यू आर्नल्ड पे। तो वही ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट जो हमें ग्लैनविल की बुक में दिखा था, वही स्कॉलर जिप्सी कहलाता है। वो एक गरीब स्टूडेंट है जिसने इसीलिए रिसर्च को छोड़ दिया है, ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया है और जिप्सीज़ की नोमैडिक लाइफस्टाइल को चूज़ किया है। नोमैडिक लाइफस्टाइल जो वो एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो वो जिप्सी लाइफस्टाइल से उनके बड़े प्रेरित होता है। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ, द स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर किसी विद्वान को या रिसर्चर को हम कहते हैं, और जिप्सी जो वैगरेंट होते हैं, जो बंजारा लोग होते हैं, उनको जिप्सी कहा गया है। तो यहाँ पे क्योंकि वो गरीब है इसलिए वो रिसर्च छोड़ देता है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ना उस टाइम के इंग्लैंड का बहुत बड़ा सपना होता था और ऐसा माना जाता था कि ऑक्सफोर्ड या ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के ही हम अपनी ज़िंदगी को किसी तरफ लेके जा सकते हैं जहाँ पे हम महान बनने की तरफ सोच सकते हैं। तो दैट वाज कंसिडर्ड द अल्टीमेट सिंबल ऑफ लर्निंग। तो उसको लर्निंग के सिंबल के रूप में ऑक्सफोर्ड को प्रेजेंट किया गया है। ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ लर्निंग हम उसे कह सकते हैं। तो बेसिकली इसी ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ लर्निंग को ही हमारे स्कॉलर जिप्सी ने ठुकरा दिया है, क्योंकि उसको नहीं लगता कि गरीब होने की वजह से वो उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो वो पढ़ाई नहीं छोड़ता, वो लर्निंग नहीं छोड़ता, वो यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है। 1929 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक अमेरिकन स्कॉलर थे, मार्जोरी होप निकोलसन। उन्होंने ये कहा था कि ये जो
स्कॉलर जिप्सी जिसकी आइडेंटिटी बार बार दिखाई गई है, क्लाउडी सा, एक ग्रे सा कैरेक्टर हमें दिखाया गया है। तो ये मिस्टीरियस जो कैरेक्टर है एक्चुअली में ये असली ज़िंदगी में फ्लेमिश एल्केमिस्ट है, फ्रांसिस मर्क्यूरी वैन हेलमोंट। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में ये लिखा है। एनीवेज द स्कॉलर जो वो है वो स्टैंड करता है कि उसका एम बड़ा क्लियर है और फेथ भी बड़ा क्लियर है, और उसके मन में बहुत होप है कि एक ना एक दिन वो अपने जो विजडम की तलाश में है उसको वो पा लेगा। तो आर्नल्ड ने अगर यूनिवर्सिटी को, ऑक्सफोर्ड को लर्निंग के, ट्रेडिशनल लर्निंग के सिंबल के रूप में हमें दिखाया है, तो यहाँ पे जो स्कॉलर जिप्सी है उसको एक स्टेडफास्ट कॉन्स्टेंसी के रूप में दिखाया है, एक आइडियल के रूप में दिखाया है कि जो अपने मेहनत से, अपनी कंसिस्टेंसी से लर्निंग को अचीव कर लेता है और वो सब कुछ छोड़ के जिप्सीज़ के साथ रहना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहती हूँ, ये जो सारी हमें स्टोरी बताई जा रही है वो एक यहाँ पे स्पीकर है। तो वो स्पीकर ये हमें सारी स्टोरी बता रहा है जो शेफर्ड के पास आता है, पूछता है। तो ये सारी जो स्टोरी नरेट कर रहा है, नरेटर यहाँ पे एक स्पीकर है जो अननोन है, जो भी ऑक्सफोर्ड का ही रहने वाला है, और ये सारी कहानी सुन के स्कॉलर जिप्सी की वो यहाँ पे उसकी तलाश में या उसके बारे में जानने के लिए आया है। हालांकि इस बात को 200 साल हो गए हैं, लेकिन वो कहता है कि मैंने बहुत बार उसको महसूस किया है और देखा भी है, तो वो ये क्लेम करता है। तो स्पीकर हमें कहानी सुनानी शुरू करता है शुरू में, तो वो बहुत ही खूबसूरत हमें पिक्चरस्कनेस कि यहाँ पे पता चलता है कि रूरल सेटिंग्स हैं, ब्यूटीफुल पास्चर्स हैं। तो ये सब कुछ ऑक्सफोर्ड से थोड़ी दूर है, ये कंट्री साइड के सीन हमें दिए हुए हैं, और यहाँ पे क्लियरली हमें रोमांटिसिज्म का असर मैथ्यू आर्नल्ड की पोइट्री में दिखता है। हालांकि वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो वो पिछली मूवमेंट थी, लेकिन उसकी सेरेनिटी को मैथ्यू आर्नल्ड भूल नहीं पाते हैं। तो पोएम का जो स्टार्टिंग है वो सारा नेचर की ब्यूटी को ही डेडिकेट किया हुआ है, और ऑक्सफोर्ड के टाउन से वो दूर आ गए हैं, दूर से हम उसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उस जगह की कंट्री साइड की खूबसूरती, उसकी सेरेनिटी वर्ड्सवर्थियन अंदाज में यहाँ पे की गई है। और वो शेफर्ड्स को देखता है, रीपर्स को देखता है, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और वो शेफर्ड को कहता है कि वो यहीं पे ही रहेगा शाम तक, सीनरीज़ को एंजॉय करेगा और ऑक्सफोर्ड के टावर्स को देखेगा, और इन सब के दौरान उसकी बुक्स उसके साथ रहती हैं। तो उसी स्टूडेंट के थ्रू हमें हमारे स्कॉलर जिप्सी की स्टोरी पता लगती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शेफर्ड्स के पास आ गया था, उन्हीं के पास रहता था, और वो धीरे धीरे उनका मेंबर जैसा बन जाता है। वो उसे बहुत सारे अपने सीक्रेट्स बताते हैं। कुछ सालों के बाद उसके दोस्त साथी उससे मिलने के लिए आते हैं जो ऑक्सफोर्ड में उसके साथ ही रहते थे, और वो ये फील करते हैं कि स्कॉलर ही उन्हें बताता है कि ये जो लोग हैं इनके अपने लर्निंग मेथड्स हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए कुछ भी जान सकते हैं, और कुछ भी तरह की क्रिएटिविटी का लेवल वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ्यू आर्नल्ड का इशारा इस तरफ है कि ट्रेडिशनल लर्निंग के जो मेथड हैं वही सिर्फ अप्रूव नहीं किए जाने चाहिए। नेचर हमें और बहुत से वरदान देती है, जिसमें लर्निंग का वरदान है, लेकिन वो अपने ढंग से देती है। तो वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो नेचर के बहुत करीब रहते हैं। तो स्कॉलर कहता है कि वो इन्हीं जिप्सी के साथ रहेगा, और जो कुछ भी उनसे वो ले सकेगा वो लेगा। लास्ट में वो ये सारे सीक्रेट्स इकट्ठे करके दुनिया को बताएगा। यहाँ पे हमारे स्पीकर को ऐसा लगता है कि एक शैडोई फिगर है जिसको एक सेलेस्टियल प्रेजेंस है जिसके अंदर, वो उसको फील कर पा रहा है। हर बंदा ये स्पार्क फ्रॉम हेवन वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, स्पार्क फ्रॉम हेवन अचीव करना चाहता है, लेकिन सभी को मिलती नहीं है। तो यही कहानी हमें स्पीकर बताता है, और इस बात पे वो एंड करता है कि स्कॉलर जिप्सी ऐसी हर एक बात को अवॉइड करता था जिससे उसके ट्रेडिशनल और उसकी इंडिविजुअलिटी के ख़त्म हो जाने का ख़तरा रहता था।
और इन सब के लिए मैथ्यू आर्नल्ड ने एक वर्ड डिजीज़ यूज़ किया है। तो डिजीज़ है ये बहुत मॉडर्न लाइफ की जो खामियां हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके लिए डिज़ीज़ वर्ड यूज़ किया गया है वहाँ पे। और वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में एंटर कर जाती है और हमें पूरी तरह से उस जो स्ट्रेंज डिज़ीज़ है उसके हवाले कर देती हैं, और देखते ही देखते सारी दुनिया इससे इन्फेक्ट हो जाती है। तो कुल मिला के जो पोएम है वो आर्नल्ड के जो सिग्नेचर थीम है, बेसिक उसका जो थीम है वो है डिप्रेसिंग मोनोटनी, जो इस दुनिया में सबसे बड़ी वजह है इसको खारिज करने की, मोनोटनी। और मॉडर्न लाइफ की जो टॉयल है, जो प्रॉब्लम्स हैं, कि वो इस तरह की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता जिसमें कुछ भी नया नहीं है। तो वही ट्रेडिशनल मेथड है, वही घिसी पिटी चीज़ें हैं जो हर बंदा कर रहा है, वही हम कर रहे हैं। कोई इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करता, कोई ट्रेडिशन से हटने की बात नहीं करता। पोएम जो है वो 2 लेवल पे वर्क करती है, एक स्पीकर के लेवल पे और एक स्कॉलर जिप्सी के लेवल पे। लेकिन दोनों का एक ही मैसेज है कि स्कॉलर जिप्सी मॉडर्न लाइफ से एस्केप करके ट्रांसेंडेंट होना चाहता है, जिसका मतलब है कि वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहता है, इन सभी को वो पीछे छोड़ देना चाहता है और एक नया लेवल जिसमें हमारे दिमाग के, हम बोलते हैं कि खिड़कियाँ खुल जाती हैं, हमारे दिल के दरवाजे खुल जाते हैं, वो उस रोशनी को अचीव करना चाहता है। वो डायरेक्ट नेचर से कॉन्टैक्ट जोड़ना चाहता है और वहाँ से अपनी लर्निंग को अचीव करना चाहता है। आर्नल्ड ने मॉडर्न लाइफ को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि उसे लगता है कि वो बड़े से बड़े आदमी को भी मॉडर्न लाइफ जो है इन्फेक्ट कर देती है, तोड़ देती है। तो इसीलिए वर्ड डिजीज़ का उसने यूज़ किया है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल जो बहुत इन्फेक्शियस है, हम जितना इससे बचेंगे ये उतना ही हमें अपनी ओर खींचेगा और इवेंचुअली सभी इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। स्कॉलर जिप्सी बहुत पावरफुल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मॉडर्न लाइफ को अवॉइड करने की विश करता है, ऐसी तो बहुत विश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो इसको छोड़ देता है, वो सारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग को खारिज कर देता है, क्योंकि उसके लिए नॉलेज हासिल करना इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से नॉलेज मिल रही है, अप्रोच क्या है, तो वो अब ट्रेडिशनल अप्रोच के पीछे नहीं भागता, वो अपने लिए एक नया निश क्रिएट करता है। पोएम हमें कहीं कहीं पैसिमिस्टिक लगती है क्योंकि वो दुनिया को बड़ी पैसिमिस्टिक लाइफ में पोर्ट्रे करती है, क्योंकि आर्नल्ड हमें यही एक थॉट देता है कि दुनिया में रह के हमारी ट्रू इंडिविजुअलिटी, हमारी सेल्फ को बाहर लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सोसाइटी का इस तरह से पार्ट बन चुके हैं कि सोसाइटी हमारे अंदर से निकल नहीं सकती। लेकिन स्कॉलर जिप्सी अपनी, मतलब ही टर्न्ड हिज बैक एंटायरली ऑन ऑक्सफोर्ड जो उस टाइम पे लर्निंग का, मॉडर्निटी का और विजडम का सेंटर माना जाता था, वो उस नोशन को खारिज कर देता है, वो उसको छोड़ देता है और एक्चुअली में एक ग्रेट फिगर बन जाता है। अदरवाइज एक ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो पोएम ऑप्टिमिस्टिक है और ये हमें ये बताती है कि अगर हम ग्रेट बनना चाहते हैं तो हम बन सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स के बिना भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक प्राइस पे करना पड़ेगा और वो प्राइस हर बंदा पे नहीं कर सकता। स्टाइल की बात करें तो स्कॉलर जिप्सी 10 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है और मूवमेंट इसकी स्लो है। स्लो होने की वजह से ये सैड मीनिंग लगता है इसका और टोन इसकी मेलैंकोलिक से लगती है। आर्नल्ड इसमें फिलॉसॉफिक मूड में है और बड़ी एल्जियक्सी टोन उन्होंने रखी हुई है यहाँ पे। पोएम को मॉडर्न टच देने की कोशिश की गई है, स्ट्रक्चर इसकी मॉडर्न है, पेस्टोरल एल्जी के रूप में इसे लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे शेफर्ड्स का जिक्र आता है, मोनोटनस है और मेलैंकोलिक टोन के साथ लिखी गई है। रूरल लैंडस्केप को, रूरल लाइफ की बात करती है और शेफर्ड की लाइफ को डिपिक्ट, डे टू डे लाइफ को डिपिक्ट करती है। पोएम उस समय की विक्टोरियन सोसाइटी का क्रिटिसिज्म है जहाँ पे कॉन्सेप्ट और नोशंस पर जोर दिया जाता था और स्कॉलर जिप्सी को आर्नल्ड ने समाज की एक्सपेक्टेशन के खिलाफ विरोध के सिंबल में प्रेजेंट किया है। फिलोसॉफिकल मोर्निंग के साथ पोएम
जो है वो शुरू होती है क्योंकि जो स्पीकर है वो कहता है कि किसी टाइम पे ऑक्सफोर्ड का बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो कि पॉवर्टी की वजह से ये सेंटर छोड़ के चला गया। तो ये इंडिकेट करता है कि पोएम फिलोसॉफिक है क्योंकि ये एक सेल्फ सेंटर्ड ह्यूमन सोसाइटी की बात करता है। आर्नल्ड एकेडमिक जो विजडम है उसको पाने के तरीके और यहाँ की बाउंड्रीज़ को क्वेश्चन करता है। तो ये सारा कुछ सुन के मुझे 3 इडियट मूवी याद आ रही है। उसमें भी डायरेक्टर ने यही क्वेश्चन हमारे सामने रखा था, क्या ये जो हमारे कॉलेजेस हैं ये काफ़ी हैं हमें वाइज बनाने के लिए, हमारे आइडियाज़ को मैनिफेस्ट हम यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो आमिर का एक डायलॉग है जो जब वो अपने डीन से करता है कि ये कॉलेज नहीं है, ये प्रेशर कुकर है, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर्स दिए जाते हैं, यहाँ पे कोई नए आइडियाज़ की बात ही नहीं करना चाहता। तो नए आइडियाज़ को सप्रेस कर दिया जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं वहाँ पे भी जॉय लोबो नाम का एक लड़का है जो एक नई किस्म का कोई डिवाइस बनाता है लेकिन वो अप्रूव नहीं होता और फाइनली ही कमिट्स सुसाइड। तो वही आप देखिए कि 200 साल पहले आर्नल्ड ने ऐसी ही बात कर दी है कि जो इंग्लैंड की सोसाइटी है हमसे कितनी एडवांस होगी कि वो ये सारी बातें भी कर चुके हैं 200 साल पहले। एक लर्निंग अचीव करना फिर उसको खारिज करना, तो ट्रू मीनिंग ये सारा एक सिंथेसिस है ट्रू विजडम को फाइंड आउट करना कि ट्रू विजडम है क्या। ट्रेडिशनल मेथड से ही अचीव हो सकती है कि कहीं बाहर से भी अचीव हो सकती है। तो उनका कहना है कि ज्ञान और विजडम ये हासिल करने के और भी तरीके हैं। पोएम में रोमांटिसिज्म का काफ़ी असर है। पोइट्री जो हमारी नेचर है उसको इंस्पिरेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का ज़रिया बताया गया है। स्कॉलर जिप्सी के लाइफ के थॉटफुल पाथ के थ्रू राइटर विक्टोरियन इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अर्बनाइजेशन की भी बात करता है और सारी जड़ इसी को कहता है कि इसी प्रोग्रेस की तलाश में हमने विजडम छोड़ दी है। तो हम विजडम से हट गए हैं, उसका पाथ सिर्फ वो सेंटर्स रह गए हैं लर्निंग के, लेकिन उनमें लर्निंग जैसी कोई बात नहीं होती। तभी वो अपना व्यू पॉइंट इससे अलग देता है। जो सोसाइटल डिसिप्लिन्स हैं, व्यू पॉइंट्स है, उसको नकारता है। ट्रूथफुलनेस, इंडिविजुअलिटी पे स्ट्रेस करता है। समाज के दबावों को छोड़ देने की बात करता है और अपने अलग रास्ते को बनाने की बात करता है। विजडम की खोज करता है और स्कॉलर जिप्सी के जो एक संघर्ष है और जो उसका एक डेयरिंग है उसको सलाम करता है कि ये भी एक अप्रोच हो सकती है अगर हम चाहें तो, अगर हम सोचें तो। तो ओवरऑल जो पोएम है वो आर्नल्ड के अपने ही अंतर्द्वंद्व को रिप्रेजेंट करती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से उसकी भी डिज़ायर है एक ट्रांसेंडेंट, एक सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की, उसकी भी एक चाहत है, लेकिन सोसाइटी से बाहर निकल पाना उसे लगता है उसके बस की बात नहीं है। तो वो ये सब कुछ अपनी पोएम के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो आर्नल्ड फील करता है कि अगर हम इस दुनिया का जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न है हम उसको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसका इतना प्रेशर है हम पे, हम इसको तोड़ नहीं पाते, हम उस वेब ऑफ लाइफ से निकल नहीं पाते हैं। तो ये एक तरह की इन्फेक्शन है जिसने हमको अंदर तक जकड़ लिया है। तो इस लाइफस्टाइल का जो वेब है उसको तोड़ने की ज़रूरत है अगर हम अपने लिए एक नई राह बनाना चाहते हैं तो। लेकिन वो इतना ज़्यादा क्रीपीनेस है उसमें कि उसके प्रेशर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हमारी आत्मा तक को अपने कब्ज़े में ले चुकी है और जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ही इसी द्वंद्व में फंसे हुए हैं। और इतनी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो हमारे ड्रीम्स को दबा देती है। कुछ क्रिटिक्स ये भी दावा करते हैं कि ये एक नॉस्टैल्जिक किस्म की पोएम है। उसकी लैंग्वेज इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो उसे नॉस्टैल्जिक में भी वो रोमांटिसिज्म की बात कर रहे हैं कि उसको वो पुरानी रोमांटिसिज्म की धुन उसमें सुनाई देती है। लैंग्वेज बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, बड़ी एक्सप्रेसिव भी है और लिरिकल भी है, जो नेचर के सिनेरियोस के साथ बिल्कुल मेल खाती है। इन द एंड मैं यही कहूँगी सम अप करके, द स्कॉलर जिप्सी एक ऐसी पोएम है जो विक्टोरियन सोसाइटी का क्रिटिकल एनालिसिस करती है, ह्यूमनिज्म और एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी को पोर्ट्रे करती है
और ये नेचर को इंस्पिरेशन और ट्रूथ का सोर्स के रूप में प्रेजेंट करती है। इसकी पोइटिक लैंग्वेज और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन इसे यूनिक करती है, इसे यूनिक बनाती है। तो इसका इतना जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना यूनिक सब्जेक्ट है और इतने ब्यूटीफुली उसे पोर्ट्रे किया गया है एक नैरेटिव स्टाइल में, इसे सदियों तक याद रखा जाएगा और इसी के ज़रिए मैथ्यू आर्नल्ड को भी याद रखा जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।